आप सभी का आपके इस प्यारे से और खूबसूरत से YouTube चैनल ऑल इज वेल अंशित वाला पे मोस्ट वेलकम है। यू आर द मोस्ट वेलकम। आज बड़ा खास दिन है यार। आप और हम दोनों साथ में मिलकर कोई इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। आप सुनेंगे और मैं कहूंगा हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस के बारे में डिस्कशन करने आए हैं हम। इज इट ओके? और मैं ये बताऊं आपको इस वीडियो में क्या आज होने वाला है। कैलकुलस कहाँ से आया, किस साइंटिस्ट का कितना रोल था, न्यूटन, लेबनिज कौन ज्यादा सही था, किसका क्या रोल था, और उनसे पहले कौन साइंटिस्ट आए, उन्होंने कितना रोल दिया, लिमिट्स, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव कहाँ से, मतलब कैलकुलस में जितनी भी चीजें किस साइंटिस्ट ने उसमें क्या रोल दिया अपना। आज पूरा ए टू जेड हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हिस्ट्री ऑफ द कैलकुलस और मिस्ट्री जो इसमें है ना पूरी, वो जरूर पूरा देखिएगा एंड तक। आपको बिल्कुल सच बाई गॉड बोलूं। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं कैलकुलस की पूरी लंबी सी चेन को। लंबी सी चेन का मेरा मतलब है कि भाई इस टाइम पे ये साइंटिस्ट थे, अच्छा तो उसके बाद में ये साइंटिस्ट है, उसके बाद में क्या है, तो मतलब हर टाइम पे जो साइंटिस्ट है उन्होंने लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में किसका क्या योगदान था ना, वो मैं पूरा बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को पूरा ईमानदारी से देखिएगा और पूरा समझने की कोशिश करिएगा यार, क्योंकि कैलकुलस पढ़ना है ना तो हिस्ट्री के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए इसकी स्टार्टिंग होती है, मैं आपको लेके चलता हूँ 3000 BC में। वहाँ जो हमारे साइंटिस्ट मिलेंगे वो ग्रीक मिलेंगे, आर्किमिडीज से हम लोग क्या मिले रहे ना भाई, लॉ ऑफ रोटेशन लिखे गए थे, हमको पता। तो जी हाँ, वही एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एरिया ऑफ द सर्कल पता करने के लिए मेथड ऑफ एग्जॉक्शन का यूज किया। और जो मेथड ऑफ एग्जॉक्शन था वो हमारा लिमिट की नींव था, लिमिट का नींव था। तो हमको पता चला 3000 BC में ये हमारे साइंटिस्ट थे, कौन से, आर्किमिडीज, इन्होंने ये किया। उसके बाद में आर्किमिडीज ही पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ किया। हमको तो पता है भैया कर्व ऐसे बना दो और उस पर ऐसे टेंजेंट बना, हमको इसी पता, हम लोग अभी ऐसे बनाते। लेकिन जो आर्किमिडीज जी थे उन्होंने अपना ज्योमेट्री लगा के पूरा सिस्टमैटिकली प्रूव किया था कि किस तरीके से अपना कर्व से टेंजेंट बना सकते। वो एक करने वाले पहले साइंटिस्ट थे, ठीक। तो वो हमारे डिफरेंशिएशन का नींव आप मान सकते हैं उसको। उसके बाद में हमारे साइंटिस्ट आए 14999 में, मतलब 1499 में आए थे। कौन से? पास्कल, नाम सुना ही होगा पास्कल जी। उसके बाद में आए थे FERMAT फॉर्मेट। उसके बाद में एक और आए आइजैक बैरो। हाँ, आइजैक बैरो जो हमारे साइंटिस्ट थे। आइजैक न्यूटन को जानते हैं, आइजैक बैरो नहीं जानते, बताऊंगा भाई आइजैक बैरो कौन है, चलो बता देते हैं। आइजैक बैरो जो थे वो हमारे न्यूटन के गुरुजी थे, यानी कि आइजैक बैरो BARRO बैरो वाज द टीचर, मतलब ऑफ द न्यूटन, आइजैक बैरो, मतलब समझ रहे ना। तो आइजैक बैरो जी थे वो हमारे कैलकुलस की फंडामेंटल थ्योरम उन्होंने दी थी, यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वर्क करा था। उसके बाद में हमारे आए थे आइजैक न्यूटन जी। आइजैक न्यूटन जी ने उसको आगे बढ़ाया। अच्छा, आइजैक न्यूटन की बात है तो हम लोग को एप्पल के बारे में उनकी स्टोरी पता ही है, जी हाँ वो, लेकिन हम लोगों को सिर्फ आधी अधूरी कहानी पता है। आइजैक न्यूटन जी थे जो एप्पल ऊपर से गिरा, ठीक। मेरी बात का ध्यान से सुनना यार, मतलब वो मैं वो वाली नहीं, तो उनके दिमाग में सिर्फ यही नहीं आया कि ग्रेविटी की खोज कैसे करें, मतलब उनके लिए ऊपर से नीचे गिरा, क्यों गिरा। उनके दिमाग में दो क्वेश्चन आए थे। पहला, ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, उसके बाद उसकी वजह से उन्होंने ग्रेविटी खोजी थी, हमको ही पता। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया कि किसी भी पॉइंट पे जब वो एप्पल गिर रहा था तो वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या थी। सुनो भैया, किसी भी पॉइंट पे बीच में उसकी वेलोसिटी क्या था, ठीक। ये तो उसको पता करने के लिए न्यूटन के दिमाग में कैलकुलस आया तो उन्होंने कहा अच्छा ये रेट ऑफ चेंज, उसको जो उन्होंने जिससे जो बहुत ही कम टाइम में जो चीज बदल रही, तो उन्होंने उसको एक नाम दे दिया था। और हाँ, जब न्यूटन जी अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, यानी कि 1666 में, मतलब 1666 में जब वो वहाँ पढ़ रहे थे, तो उन्होंने जो बहुत ही कम टाइम में जो चीज बदलती है ना, मतलब तो उन्होंने उसको नाम दे दिया था FLUXION, यानी कि फ्लक्शन नाम दिया था उन्होंने। जी हाँ, और देखो अब न्यूटन के बारे में आपको थोड़ा और बताऊंगा। न्यूटन ने जितनी भी फाइंडिंग्स की थी, भैया बात सुनना, न्यूटन ने जितनी भी फाइंडिंग्स की थी, मतलब जितना भी अपना मार थ्योरी वही लगा के प्रूफ कर डाला था, और लेकिन उन्होंने भी जितना भी प्रूफ किया था वो सब अपने पन्नों पे लिखते ही गए। ज्योमेट्रिक से प्रूफ किया था, मतलब ज्योमेट्री का लगा के प्रूफ कर डाला कैलकुलस से रिलेटेड। बस उन्होंने अपनी जितनी भी फाइंडिंग्स थी ना उनको पब्लिश नहीं कराया, मतलब पब्लिश नहीं कराया एक तरीके से, ये थी। उसी समय पे एक हमारे और साइंटिस्ट थे, जर्मन के मैथमेटिशियन और फिलोसोफर कहे जाते थे, लेबनिज, विलियम लेबनिज। उनका जन्म हुआ था 1646 में, यानी कि 1646 में उनका जन्म हुआ था जर्मनी में। और हाँ, वो उस टाइम पे उनको एक दिक्कत क्या थी कि वो एक टेंजेंट लाइन पे इनफाइनिटेसिमल पॉइंट पता करना चाहते थे, और इन ऑर्डर टू पता करें इनफाइनिटेसिमल पॉइंट, ठीक, ही यूज्ड द कैलकुलस। उनको कैलकुलस की तरफ उनका दिमाग गया, उन्होंने फिर वहां पे अपना काम किया, डिस्कवरी की कैलकुलस रिलेटेड, फिर उन्होंने अपने ग्रंथ बना डाले कैलकुलस के। तो देखिए लेबनिज ने जितनी भी फाइंडिंग्स अपनी निकाल रखी दिमाग, मतलब पूरा चिट्ठा पट्टा जो लेबनिज ने निकाल के रखा था अपना डिस्कवरी सारा, ठीक, उन्होंने क्या किया 1684 यानी 1684 में उन्होंने अपना पब्लिश करा दिया। पब्लिश कौन सा कराया था? डिफरेंशियल कैलकुलस पब्लिश कराया था। जी हाँ, डिफरेंशियल कैलकुलस उन्होंने पब्लिश कराया। उसके 2 साल बाद, सुनते रहो यार, 2 साल बाद जो थे लेबनिज जी ने इंटीग्रल कैलकुलस पब्लिश कराया, ठीक, यानी कि 1686 तक की उन्होंने अपना पब्लिश कराया। उसके बाद 1 साल बाद, 1 साल के अंदर न्यूटन को भी ये बात पता चल गई कि भैया हमारी फाइंडिंग जैसी कोई चीज है वो किसने पब्लिश करा दी। लेकिन न्यूटन ने करा ही नहीं पाई, लेबनिज से पब्लिश करा दी। अब पब्लिश करा दी तो क्रेडिट किसको गया? न्यूटन को नहीं गया, लेबनिज को गया। जी हाँ, न्यूटन को नहीं, लेबनिज को कैलकुलस का पहला क्रेडिट गया, भैया ये जो बंदे हैं इन्होंने कैलकुलस को निकाल डाला, तो ठीक, क्रेडिट गया लेबनिज को। ये बात भैया हजम नहीं हुई न्यूटन को। और न्यूटन जी थे वो रॉयल सोसाइटी से बिलोंग करते थे, अच्छे तरीके परिवार से बिलोंग कर रहे थे वहाँ पे, जबकि अमृत से पढ़ चुके थे ना, उनको उनके सपोर्टर ज़्यादा थे। उन्होंने भैया उनसे कहा, वो लोग कहने लगे कि भैया जो लेबनिज थे इनका न्यूटन के साथ थोड़ा बातचीत भी होती थी,
उस टाइम पे ये उनसे लेटर जो पत्र वगैरह भी लिखे जाते थे, तो उससे पता नहीं कैसे क्या करके इन्होंने उसकी जो न्यूटन की जो फाइंडिंग थी, जो उन्होंने जो बना के रखा था अपना, वो उनका चट्टा पट्टा चुरा लिया होगा। चुरा लिया कि मतलब वहाँ से डाटा उठा लिया, तो उन्होंने अपना पब्लिश करा दिया जाके। तो ये लोग कहने लगे, तो ऐसा लेबनीज मान नहीं रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है। तो न्यूटन और लेबनीज की तू तुम्हें में होने लगी कि ऐसा ऐसा। वो कह रहे थे नहीं तुमने मेरा उठाया, वो कह रहे थे तुमने मेरा उठाया, तुमने मेरा चुराया। तो ये उन लोगों को फिर अब इसके बीच में आके रॉयल सोसाइटी, भैया न्यूटन गए रॉयल सोसाइटी के पास में। रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड में थी, इंग्लैंड की थी, और भैया ये जो लेबनीज थे वो जर्मनी के थे। तो भैया रॉयल सोसाइटी फेवर किसको करेगी? न्यूटन को करेगी। तो न्यूटन को उन्होंने फेवर किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है कि इनका था वो तुमने उठा लिया होगा, और उनको क्रेडिट दे दिया गया। किसको? न्यूटन को। न्यूटन को क्रेडिट दे दिया गया और लेबनीज को चलो भैया तो। और हाँ, एक साल के अंदर जब उनको क्रेडिट दे दिया गया, न्यूटन को क्रेडिट दे दिया गया कैलकुलस का लेबनीज से, और एक साल के अंदर भैया जो लेबनीज थे उनकी डेथ हो गई। जी हाँ, एक साल के बाद जो उनको क्रेडिट मिल गया, उसके बाद में लेबनीज की डेथ हो गई। और हाँ सुनो यार, डेथ होने के बाद में जो वर्ल्ड के जितने भी मैथमेटिशियन थे, उन्होंने देखा, ध्यान से परखा कि जी हाँ, जो लेबनीज जो कह के चले गए नोटेशन के बारे में कैलकुलस की, वो नोटेशन लेबनीज की अच्छी थी इन कंपैरिजन ऑफ द न्यूटन। हाँ, न्यूटन की ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो आजकल हम लोग जो कैलकुलस यूज करते हैं, जो dy/dx लिखते हैं, फिर इंटीग्रेशन का साइन ये बनाते हैं, ऐसे करके वो जो इंटीग्रेशन में जो जितना भी नोटेशन था ना, बहुत देखे गए, लेबनीज जी देखे गए थे और न्यूटन जी नहीं देखे गए थे। ठीक है, तो नोटेशन किसकी, लेकिन रॉयल सोसाइटी मानने वाली नहीं थी। रॉयल सोसाइटी में जो था इंग्लैंड में, वो भैया न्यूटन का चल रहा था नोटेशन वगैरह जितना भी था, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लेबनीज का चल रहा था। ठीक, लेबनीज का चल रहा था नोटेशन, और फिर लेकिन पूरा वर्ल्ड में जितने भी मैथमेटिशियन थे ग्रेट, भैया ये क्या हो रहा है, मैथ के साथ इतना नाइंसाफी क्यों हो रही है, उन्होंने वहाँ वो किया। तो उसके बाद रॉयल सोसाइटी को झुकना पड़ा, मानना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है भैया, हम न्यूटन को हटाते हैं, नोटेशन नहीं लगाएंगे, न्यूटन के नोटेशन बहुत बड़ा डिफिकल्ट थे, अजीब थे। लेबनीज के नोटेशन अच्छे हैं, तो उन्होंने इंग्लैंड में भी लेबनीज के नोटेशन को चलाया, और पूरे वर्ल्ड में अब लेबनीज के नोटेशन ही चलते हैं। जो dy/dx जैसा मैं बता चुका हूँ आपको, इसी तरीके से न्यूटन और लेबनीज दोनों ही सही थे। मतलब कि अगर पूरा देखा जाए तो सभी मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने पूरा मतलब रिसर्च किया, इस पर अच्छी तरीके से देखा कि कौन सही था कौन नहीं, किसने क्या किया, तो पता चला कि दोनों अपनी जगह पे दोनों सही थे। इनकी कुछ चीजें सही थी, इनकी कुछ सही थी, दोनों में कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन वो कंट्रोवर्सी हो जाती है ना दोनों लोगों को, नहीं जब कॉम्पिटिशन हो जाता है दोनों के बीच में, जैसे वो 5 में चला था, अभी भी ऐसा चलता है, वो चीज़ पुराने समय से चलती चली आ रही। तो इनके नोटेशन अच्छी थी, इनकी थ्योरी अच्छी थी, तो मतलब सबका थोड़ा बहुत मिला के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द कैलकुलस, पूरी जो कैलकुलस की ग्रंथ बन गया ना, ये दोनों की वजह से बना, लेबनीज और न्यूटन की वजह से। तो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल इज वेल वाला, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय। और हाँ प्लीज करना यार, सपोर्ट करिए मुझे।